तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर में हम लोग किसका ट्रांसफर करेंगे भाई, हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एक हम लोग का होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, एक होता है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर ठीक, जिसे क्या बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड, इसमें वेक्टर का यूज नहीं करते। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है वेक्टरलेस मेथड। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड, क्योंकि इसमें वेक्टर का यूज नहीं करते। वेक्टरलेस मेथड, बात समझ है आपको। तो वेक्टरलेस मेथड इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग वेक्टर का यूज नहीं करते। समझे, हम लोग के जीन ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर का यूज नहीं करते, इसीलिए क्या बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर हम लोग किसके यूज करते हैं भैया, हम लोग बाय यूजिंग वेक्टर। ठीक है, इसमें वेक्टर का यूज करते हैं भैया हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए बाय यूजिंग वेक्टर। इसमें वेक्टर का यूज करते हैं, इसमें वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, दो मेथड है भैया जिसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे। एक हम लोग का डायरेक्ट कर सकता है जीन ट्रांसफर, एक हो सकता है हम लोग इनडायरेक्ट कर सकता है जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट करते हैं भैया वेक्टरलेस मेथड से, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट किसके थ्रू करते हैं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं थ्रू किसके थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन। नाम तो सुना होगा ना, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल में। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं भैया, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं जीन का ट्रांसफर। और हम लोग का सेकंड मेथड है जिसे बोला जाता है जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जिसे क्या बोलते हैं जीन गन एंड बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, बायोलिस्टिक मेथड, बात समझ आपको, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड इसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भैया वेक्टर के बिना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करते हैं। सेकंड मेथड क्या है भैया, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, जिसमें हम लोग वेक्टर का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में वेक्टर का यूज किया जाता है। कौन से वेक्टर यूज करते हैं, देखो इसमें हम लोग वेक्टर यूज करते हैं भैया, प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज। ठीक है, प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज का यूज कर सकते हैं। ये हम लोग किसके केस में करते हैं, बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया के केस में हम लोग प्लाज्मिड का यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। ठीक है, आप समझो। ठीक है, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज का यूज किसके केस में किया जाता है, बैक्टीरिया के केस में किया जाता है। कुछ हम लोग के क्या होता है, डिसआर्म्ड पैथोजेंस हैं, जैसे कि टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरसेस, इनको भी यूज करते हैं भाई, इनको भी यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, समझे ना, टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस को भी क्या करता है हम लोग, इसको भी क्या करता है यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड एंड रेट्रोवायरस को भी यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, बात समझे। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में दो टाइप के क्या होते हैं भैया जीन ट्रांसफर के मैकेनिज्म है। दो टाइप के जीन ट्रांसफर के मैकेनिज्म, एक हम लोग का डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम लोग बिना वेक्टर के क्या करते हैं, हम लोग के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एक होता है मैक्रो इंजेक्शन, सेकंड है जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, और सेकंड हम लोग का इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, जिसमें हम लोग किसके केस में यूज करते हैं, बैक्टीरिया के केस में, बाय यूजिंग वेक्टर। ठीक है, इसको किस गैस में यूज किया जाता है भैया, इसको हम लोग किसके में यूज करते हैं, इन द बैक्टीरिया केस में। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग मैक्रो इंजेक्शन से, कि मैक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। बात समझ है आपको, चलो भाई मैक्रो इंजेक्शन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, मैक्रो इंजेक्शन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे मूव करेंगे हम लोग, समझ है आपको। तो मैक्रो इंजेक्शन, ये देखो भाई कि मैक्रो इंजेक्शन सबसे पहले क्या करता है, इसमें हम लोग इसमें निडिल, ठीक है, इंजेक्शन या फिर मैक्रो निडिल का यूज करता है। हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली
एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देते हैं। मैक्रो इंजेक्शन भैया इंजेक्शन के हेल्प से, नाम समझो निडल के हेल्प से क्या करता है, डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देते हैं। समझे ना, ये एनिमल सेल है, समझो ध्यान से, क्या है एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, समझे एनिमल सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एनिमल सेल है, ये हम लोग का क्या है भाई एनिमल सेल, और ये इसका क्या है न्यूक्लियस, ये इसका एनिमल सेल का ये क्या है भैया एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या करेंगे डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें आप देखो ये हम लोग डायरेक्टली क्या करें, इसके न्यूक्लियस में आप समझना हम लोग क्या करेंगे भैया, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हम लोग का क्या है भाई, हम लोग का जो क्या है आप समझो कि हम लोग का जो क्या है भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको मैक्रो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको एनिमल सेल के हम लोग क्या करेंगे, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देंगे। समझे ना, तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इसको ट्रांसफर कर देंगे, बात समझे, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, समझे। इसमें हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है क्या, रिकॉम्बिनेंट आर डीएनए, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको समझ आया कि एक्चुअल में मैक्रो इंजेक्शन में हम लोग मैक्रो निडल, ये जो है ये क्या है भैया निडल, ठीक है, इसमें निडल का मैक्रो निडल का यूज करते हैं, निडल का यूज, इसमें निडल का यूज किया जाता है। निडल का यूज करके क्या करते हैं भैया डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर देता है, इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड। कोई भी वेक्टर का इसमें जरूरत नहीं, बिना वेक्टर के क्या करते हैं भैया हम लोग इसमें बिना वेक्टर के हम लोग क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो मैक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज करते हैं भैया, एनिमल सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के अंदर से एनिमल सेल के केस में यूज किया जाता है भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। समझे, तो आपको समझ आया कि मैक्रो इंजेक्शन जो कि हम लोग एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, मैक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज करते हैं भाई, एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, क्लियर। अब हम लोग का सेकंड है भाई, ठीक है, वेक्टरलेस मेथड, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है सेकंड मेथड है जीन गन मेथड या फिर बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, जीन गन, मेरे पास गन नहीं, मतलब मैं लेकर आता आपको फिर वहां से उड़ाता। ठीक है, बात समझे क्या, हम लोग नेक्स्ट मेथड है जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, देखो सो नेक्स्ट जो हम लोग का मेथड है जिसे क्या बोलते हैं भैया, जीन गन। ठीक है, जीन गन या फिर इसी को बोला जाता है बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, जीन गन या फिर इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम लोग बायोलिस्टिक मेथड, ठीक, इसी को बायोलिस्टिक मेथड बोला जाता है। ठीक है, जीन गन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बायोलिस्टिक मेथड इसे बोलते हैं, जीन गन या फिर इसी को बायोलिस्टिक मेथड बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या करता है, इसमें हम लोग मैक्रो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका भैया, देखो इसमें हम लोग मैक्रो पार्टिकल, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, मैक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। ठीक है, इसमें मैक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं किसका भैया, गोल्ड एंड टंगस्टन का। ठीक है, गोल्ड एंड टंगस्टन के मैक्रो पार्टिकल का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन, समझे, इसमें हम लोग कौन से मैक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं भैया, इसमें मैक्रो पार्टिकल किसका, गोल्ड एंड टंगस्टन के, हम लोग इसमें गोल्ड एंड टंगस्टन का हम लोग इसमें मैक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं। समझे बात को आप, तो इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन के मैक्रो पार्टिकल का यूज किया जाता है, गोल्ड एंड टंगस्टन के मैक्रो पार्टिकल का यूज किया जाता है। और इसको क्या करते हैं भैया, इसको कोट कर देते हैं, कोटेड विथ डीएनए। इसको हम लोग किससे कोट कर देते हैं भैया, कोटेड विथ डीएनए। डीएनए से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कोट कर देते हैं, डीएनए से क्या कर देते हैं, कोटेड विथ डीएनए, डीएनए से कोट कर देते हैं। समझे ना, तो ये देखो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये देखो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा भैया, ये हम लोग का मिल जाएगा, ये हम लोग का मैक्रो पार्टिकल है।
ये मैक्रो पार्टिकल इसको क्या करते हैं भैया, डीएनए से जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उससे क्या कर देता है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इसको क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। ये देखो ये हम लोग ने इसको कोट कर दिया। ये हम लोग ने क्या किया, ये हम लोग का मैक्रो पार्टिकल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कोट कर दिया। इसको हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट, ये आरडीएनए है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कोट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे भैया, ये जो मैक्रो पार्टिकल है इसको क्या करते हैं, ये बहुत सारे, एक ही नहीं होते, ठीक है, ये काफी बहुत सारे होते हैं भैया, एक ही दो नहीं होते, काफी ज्यादा होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक ही बनाया हूं, ये मत समझना कि एक ही है, नहीं भैया बहुत सारे हैं। जो सेंटर में दिख रहा है भैया ये मैक्रो पार्टिकल है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है क्या है, मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल है, ठीक है, मैक्रो पार्टिकल है। देखो ये मैक्रो पार्टिकल है भाई, ये हम लोग का मैक्रो पार्टिकल, इसको कोट कर दिए हैं डीएनए से। अब क्या करेंगे भैया इसको, अब इसको क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे भैया, बोम्बार्डेड, बोम्बार्डेड, ठीक है, बोम्बार्डेड, बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे, इसको बोम्बार्ड करेंगे, किसमें, प्लांट सेल में। समझ है, बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, समझ आया आपको, बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी इन, किसमें करेंगे भैया इसको, प्लांट सेल में। किसमें करते हैं इसको, तो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड किस में यूज करते हैं इसको, प्लांट सेल में। प्लांट सेल के लिए इसे यूज किया जाता है, प्लांट सेल के लिए इसे यूज किया जाता है। बात समझे आप, तो बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड किसके केस में यूज करते हैं, प्लांट सेल की केस में यूज करते हैं। कौन सा मेथड, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं भैया, गोल्ड एंड टंगस्टन का मैक्रो पार्टिकल लेते हैं, इसमें उसको डीएनए से कोट करते हैं, डीएनए से उसको कोट कर देंगे तो ये हम लोग का क्या हो गया भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको फिर क्या करेंगे, इसको बोम्बार्डेड, इसको बोम्बार्ड करेंगे हाई वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे, इसको बोम्बार्ड करेंगे, किसमें, प्लांट सेल में। हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे, इसको बोम्बार्ड करेंगे, किसमें, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो इसको हाई वेलोसिटी में बोम्बार्ड करेंगे, किसमें भैया, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो ये आपको समझ आया, इसे बोलते हैं जीन गन या फिर इसी को क्या बोलता है, जीन गन या फिर इसी को बायोलिस्टिक मेथड बोला जाता है। समझे, क्या बोलते हैं भैया इसको, जीन गन या फिर इसी को बायोलिस्टिक मेथड बोला जाता है। तो ये आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा, ठीक। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड बैक्टीरिया के केस में देखेंगे, बैक्टीरिया में कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे ट्रांसफर करते। इतना आसान नहीं है कि बैक्टीरिया खुला नहीं है भैया, कि बैक्टीरिया बोलता है कि आओ भाई, बैक्टीरिया जैसे कि हम लोग का इक्वाई, ठीक है, तो बैक्टीरिया ये नहीं बोलता कि आओ मेरे अंदर कोई सा भी डीएनए ट्रांसफर कर दो, मैं खुला हूं, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। नहीं भैया, इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। जब किसी भी चीज को आप एक्चुअल में आप करते हो भैया, जब आप ठीक है, जब आपने क्या किया था, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो आपको सिंपल लगा था कि ये तो आराम से हो जाएगा भाई, लगा था। आपने किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का तैयारी जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको बहुत सिंपल लगा था भाई, लगा था ही नहीं लगा था, बताओ तो जरा, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन जब एक्चुअल में आपने उसको करना स्टार्ट किया, जब उसको आपने करना स्टार्ट किया, तो आपको समझ आते गया कि ये तो भैया मेरे सोच से काफी परे है, ठीक है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा भैया। हो सकता है कोई सा भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, बस क्या चाहिए आपको, बस कॉन्सेंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। बिना कॉन्सेंट्रेशन और बिना कंसिस्टेंसी से आपका नहीं हो सकता कोई किसी भी एग्जाम की बात करो मैं क्लियर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि एक चीज, चाहे आप जो एक दिन में 2 घंटा पढ़ो, चाहे 5 घंटा, चाहे 10 घंटा, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से पढ़ो हर दिन। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन सो गए, ठीक है, फिर 2 दिन पढ़ा फिर 5 दिन सो गए, ऐसा नहीं भैया। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी, जिस किसी ने भी इस वर्ड को धारण कर लिया, इस वर्ड को अपने लाइफ में उतार लिया, उसका चांदी ही चांदी भैया फिर, ठीक है। बात समझे क्या, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि
आखिर में कैसे बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है भैया, अब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हम लोग का ई कोलाई है, ये क्या है भैया, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये क्या है, ये हम लोग का ई कोलाई है। ई कोलाई जो कि बैक्टीरिया होता है, सबको पता है ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। ये ई कोलाई है, ठीक है, ये होस्ट है। ई कोलाई जो कि क्या है, होस्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं भैया हम लोग, सबसे पहले ई कोलाई होस्ट को सबसे पहले किससे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट केटायन से, जैसे कि कैल्शियम आयन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किससे ट्रीट करेंगे, इसको डाइवेलेंट केटायन से। ठीक है, समझे, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रीटेड विथ, ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे किससे भैया, डाइवेलेंट केटायन से। ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट केटायन, इसको हम लोग डाइवेलेंट केटायन से क्या करेंगे भैया, इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, बात समझे, तो ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट केटायन, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, डाइवेलेंट केटायन से ट्रीट करेंगे, जैसे कि कैल्शियम आयन जो कि होता है हम लोग का ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट डाइवेलेंट केटायन जो कि होता है कैल्शियम आयन, जो कि जैसे कि कैल्शियम आयन। बात समझे, ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट केटायन जो कि हम लोग का होता है क्या भाई, जो कि हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम आयन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है कैल्शियम आयन, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो हम लोग जब इसको ट्रीट किए डाइवेलेंट केटायन से, ये देखो भैया, ठीक है, ये हम लोग का ई कोलाई है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें हम लोग का कैल्शियम, ठीक है, ये ई कोलाई है। ये क्या है भैया, ई कोलाई जो कि होस्ट है। ठीक है, इसमें कैल्शियम देखो, यहां पर कैल्शियम आकर जुड़ गया, ये कैल्शियम यहां पर आकर जुड़ गया, ये कैल्शियम यहां पर आकर जुड़ गया, ये कैल्शियम यहां पर आकर देखो क्या हो गया भैया, यहां पर हम लोग का कैल्शियम जुड़ गया, यहां पर कैल्शियम आकर हम लोग का क्या हो गया भैया, जुड़ गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप समझो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर, ठीक है, इसमें फिर क्या करेंगे, अपना हम लोग फिर अपना क्या करेंगे, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे, अपना जो क्या है आरडीएनए, समझे, इसमें क्या करेंगे, फिर अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको ऐड करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखो हम लोग क्या मिल जाएगा भाई, ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, ये आप देखो, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे, समझ, ये हम लोग क्या मिल जाएगा, डाइवेलेंट केटायन। ये देखो इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे भाई, फिर क्या मिल जाएगा, ये देखो, ये हम लोग का कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के साथ कौन जुड़ जाएगा, कैल्शियम के साथ कौन जुड़ जाएगा भैया, हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए आकर यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां हम लोग का क्या जुड़ गया भाई, यहां हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का क्या है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये हम लोग का क्या हो गया है, कैल्शियम के साथ जुड़ गया भाई, बात समझ है, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि कैल्शियम के साथ जुड़ गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि किसके साथ जुड़ गया है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि हम लोग का कैल्शियम के साथ जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आइस में रखेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग आइस में रखेंगे, बर्फ में रखेंगे, आइस में रखेंगे। ठीक है, आइस में रखेंगे, समझ आ रहा है। इसके बाद इसको हीट शॉक देंगे भाई, आइस में रखेंगे, हीट शॉक देंगे भाई, हीट शॉक पता है ना, हीट शॉक, वो वाला हीट शॉक नहीं जो किसको देते हैं भाई, पागल लोग को देते हैं, वो हीट शॉक नहीं है ये। ठीक है, दूसरा हीट शॉक है, समझ है, इसको 42 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, समझ है आपको। वापिस से इसको क्या करेंगे भैया, आइस में रखेंगे। तो आखिर में आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो होस्ट ई कोलाई था उसको आइस में रखा, बर्फ में रखा, आइस में रखा, टेम्परेचर माइनस में चले जाएगा भैया, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, तो उसका जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल, इसका सेल वॉल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, सेल वॉल कमजोर पड़ जाएगा, सेल वॉल कमजोर हम लोग का समझो ध्यान से। उसके बाद हीट शॉक करोगे तो फिर वापस से मतलब इसको सेल सारा चीज किसको इफेक्ट करेगा, ये सारा चीज आपको, ये बर्फ और क्या भाई, बर्फ और आग, ये बर्फ और आग
दोनों मिलके क्या करेंगे भैया, ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये आग और बर्फ दोनों मिलके क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, जब इसको तुरंत आप आइस से निकालोगे, तुरंत हीट शॉक दोगे, फिर उसके बाद वापस से आइस से रखोगे, ठीक है, मतलब आइस में रखा, हीट शॉक दिया, वापस से आइस में रखा, आइस में रखा था, हीट शॉक दिया, वापस से आपने क्या किया, इसको भाई आइस में रखा। इससे क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा भाई, आपको भी अगर मैं रखूं, आपको भी अगर मैं पहले आइस में रख दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको हीट शॉक दे दूं, उसके पास वापस से मैं आपको आइस में, तो आपका भी जो क्या है भाई, आपका जो स्किन है क्या कब कमजोर हो जाएगा, समझे, आपका भी स्किन कमजोर पड़ जाएगा। वैसे सेम आप समझो कि बैक्टीरिया में क्या होता है भैया, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोर्स, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में क्या हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट, बैक्टीरिया के वॉल में क्या हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, समझे ना। तो बैक्टीरिया के वॉल में क्या क्रिएट हो जाता है, पोर्स। ये देखो भैया, इसमें ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें हम लोग का, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएगा, इसमें हम लोग का पोर्स क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, पोर्स क्रिएट हो जाएगा, पोर्स जो कि क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। और इससे हम लोग का जो, समझे ना, इससे क्या होता है, ये हम लोग के क्या है, बैक्टीरिया के वॉल में क्या हो जाते हैं भैया, इससे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर हम लोग का आसानी से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये हम लोग का, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो की था, ये क्या हो जाएगा भाई, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर हम लोग का हो जाएगा ट्रांसफर ई कोलाई के अंदर। फिर हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, समझे। फिर हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये क्या हो जाएगा भाई, ई कोलाई के अंदर फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा, बात समझे। तो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि क्या हो गया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हो गया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हो गया, बात समझे आप। तो ये आपको चीज समझ आया क्या, कि एक्चुअल में हम लोग जीन ट्रांसफर दो टाइप का मेथड है। पहला मेथड जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। एक होता है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में वेक्टर का यूज नहीं करते, वेक्टर लेस मेथड है। और हम लोग का इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में वेक्टर का यूज किया जाता है। हम लोग ने ई कोलाई वेक्टर, मतलब वेक्टर का यूज करते हैं। ई कोलाई के अंदर क्या करते हैं भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर का यूज करते हैं। सबसे पहले वेक्टर, आप समझो कि ई कोलाई को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ई कोलाई है, ई कोलाई हम लोग का जो ई कोलाई का वॉल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। जो ई कोलाई का वॉल है, ये मेम्ब्रेन इसका क्या है, हाइड्रोफोबिक है। डीएनए हम लोग का हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मतलब ये इसका मेम्ब्रेन, इसका जो ई कोलाई का मेम्ब्रेन, ये किसको आने नहीं देगा भैया, डीएनए को एंटर नहीं करने देगा, बात समझ आया। ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हम लोग का इसका मेम्ब्रेन क्या है भैया, हाइड्रोफोबिक, समझे। इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। इसका मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मेम्ब्रेन कैसे होता है, आप समझो, हाइड्रोफोबिक होता है। और डीएनए हम लोग का क्या भाई, डीएनए होता है हम लोग का हाइड्रोफिलिक। डीएनए हम लोग का कैसा होता है, सबको पता है भाई, डीएनए हम लोग का कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, समझे। तो डीएनए हम लोग का कैसा होता है, आप समझो ध्यान से, डीएनए हम लोग का होता है हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, समझ है आपको। तो हाइड्रोफिलिक होता है, क्लियर। तो आखिर में हम लोग का ई कोलाई जो कि कैसा होता है भैया, हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक को आने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि आसानी से क्या करें भैया, हम लोग का जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये होस्ट के अंदर, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हो। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले ट्रीट करते हैं भैया, डाइवैलेंट केटायन से ट्रीट करेंगे, समझ है आप। उसके बाद इसको आइस में रखेंगे, हीट शॉक देंगे, आइस में रखेंगे, जिससे क्या होस्ट के वाल में, जो होस्ट है, जो बैक्टीरिया है, इसके वाल में क्या हो जाए, जिससे पोर्स क्रिएट हो जाए, जिससे क्या हो भैया, हम लोग का पोर्स क्रिएट हो जाए, पोर्स क्रिएट हो जाए, समझ है। जिससे हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर एंटर, फिर क्या हो जाएगा, जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये होस्ट के अंदर
एंटर कर जाएगा। तो ये मैकेनिज्म का यूज करते हैं भैया हम लोग क्या करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। सबसे पहले होस्ट को, ई कोलाई को क्या बनाते हैं, सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाते हैं, समझे। सबसे पहले क्या बनाते हैं भाई, ई कोलाई को सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसको कॉम्पिटेंट बनाता है, तभी ये क्या करेगा, तभी हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ये क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा भैया कि क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे हम लोग जीन ट्रांसफर के टेक्निक को यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब चीज को वन बाय वन डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।